हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 11th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लेटर वैदिक पीरियड का फर्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। जैसे कि ये जो लेटर वैदिक पीरियड है, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये जो आपका वीडियो लेक्चर होगा, ये फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड होगा। ट्रू वेल्थ इज सेलिब्रेटिंग द प्रेजेंट मोमेंट। If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. And this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये जो टॉपिक रहने वाला है, जिसको हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड, ओवरऑल बता रहा हूँ, सिर्फ ये वीडियो के बारे में नहीं। उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें कवर करना है वो एक्सपांशन इन द लेटर वैदिक पीरियड। उसके साथ साथ हम कवर करेंगे इसका ज्योग्राफिकल एरिया, हम कवर करेंगे पेंटेड ग्रेवेयर। ये यहाँ पे एक पॉटरी है, टाइप की पॉटरी जो यहाँ यूज करते थे। आयरन फेज, क्योंकि यहाँ पे इंसान ने सबसे पहली बार आयरन यूज किए थे, ये भी आपको पता है। तो ये सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चर कैसा था इनके वक्त का, वो कॉपर का इस्तेमाल भी इंसान ने किया था किस तरह से, वो स्टडी करेंगे। इनकी मटेरियल लाइफ देख लेंगे क्या थी। उसके साथ साथ हाउसेस एंड टाउन्स इनके किस तरह से हुआ करते थे, ये पूरी चीजें हमें यहाँ पे स्टडी करना है फर्स्ट पार्ट में हम ये स्टडी करेंगे। सेकेंड पार्ट जो होगा हमारा, उसमें हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, हम स्टडी करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हम देखेंगे गॉड्स, रिचुअल्स एंड फिलोसॉफी इन लोगों की क्या रहा करती थी। ये सब हम सेकेंड पार्ट में कवर करने वाले हैं। ऐसे यहाँ पे हम दो पार्ट्स में ये पूरे लेक्चर को खत्म करने वाले हैं, जो कि लेटर वैदिक पीरियड होगा। आज हम जो शुरुआत करेंगे वो फर्स्ट फेज से करेंगे। उसके पहले आपको ये बता दूं कि लेटर वैदिक पीरियड जो है, ये 1000 बीसी से 500 बीसी तक का टाइम में चला है। ये जो चीज हमने ली है, ये ओल्ड एनसीईआरटी के रेफरेंस से ली है। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें दी हुई होती है, बट हमें जो रेफर करनी है वो है हमारी ओल्ड एनसीईआरटी। तो आपके लिए रेफरेंस बुक एक ही होगी, वो होगी एंशियंट इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी, जो कि आर एस शर्मा जी ने लिखी है। उसी पे बेस्ड मैं यहाँ पे अपने लेक्चर्स बना रहा हूँ। और आपको ये भी बता दूं कि जो एंशियंट इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी है, ये बुक आपको मोर देन इनफ है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी है, थोड़ी सी मिसिंग भी होगी, वो मेरे लेक्चर के थ्रू आपको मिल जाएगी। मेरे लेक्चर प्लस ये रेफरेंस बुक, आपका ओवरऑल प्रिपरेशन खत्म एंशियंट का, ऐसा आप समझ के चलेंगे। लेटर वैदिक पीरियड से जो आज का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज ज्योग्राफिकल एरिया, वो अब हम स्टडी करने वाले हैं। ज्योग्राफिकल एरिया में हम देखेंगे पूरा ओवरऑल कितना, कहाँ कहाँ ये लोग रहे हैं। ज्योग्राफिकल एरिया देखते वक्त आपको हमेशा ये याद आना चाहिए कि यहाँ पे हम लेटर वैदिक पीरियड का देख रहे हैं, तो आपको अर्ली वैदिक पीरियड का उस वक्त याद आना चाहिए अच्छे से। तो अपना जो भी मैप है उसे साथ में लेके रखिएगा। मुझे पता है आपने मैप पे मार्क करके रखा है अर्ली वैदिक पीरियड, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकोगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये लेटर वैदिक पीरियड जो है, इसका यहाँ आपको मैप दिख रहा है। लेटर वैदिक पीरियड जो है, उसमें देखिए सबसे पहले अर्ली वैदिक में तो इंसान ये एरिया इतना भी नहीं, अगर हम देखते हैं तो सिर्फ ये इतने एरिया तक ही सीमित था। धीरे धीरे उसका जो एरिया था वो बढ़ता गया, और देख सकते हैं आप कितना बड़ा एक्सटेंशन था। तो ये सब चीजें अब हम देखने वाले। एरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले होल नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्दर्न इंडिया ही यहाँ पे कवर कर लिया था। और ये जो नॉर्दर्न इंडिया जो पूरा कवर किया था, इसको आर्यवर्त कहा जाता है। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जो जिस एरिया में आर्यन लोग यहाँ पे रह रहे थे लेटर वैदिक पीरियड में, उसको आर्यवर्त कहा गया है। यहाँ पे जो इंसान थे, जो आर्यंस थे, वो धीरे धीरे गंगा की तरफ शिफ्ट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडस रिवर पे पहले थे, अब ये गंगा जो आपको दिख रहे हैं, इसके किनारे किनारे पे इंसान शिफ्ट हो गया। बट इस टाइम पे भी इंसान, अगर हम देखते हैं तो वो नदी के किनारे ही रहता था। अगली चीज ये है कि और ज्यादा रिवर्स, जैसे कि हम देखते हैं कि ऋग्वेद, अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है। तो तब एक ही वेद था जिसको ऋग्वेद कहा जाता है, बाकी 3 वेद आने के थे। यहाँ पे बाकी भी वेद आ गए, और इस वक्त और ज्यादा नदियों के भी यहाँ पे हमको मेंशन दिखते हैं वेदास में। तो यहाँ पे देखते हैं तो नर्मदा हो गया, सदानीरा हो गया, जो आज की गंडक नदी कहलाती है, चंबल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे काफी नदियों के नाम दिखते हैं। इसका मतलब ये कि इंसान यहाँ पे इस टाइम पे रह चुका है, ये हमको यहाँ पे पता चलता है। उसके साथ साथ इसके पहले हमने सिर्फ जन देखा था। हमने ये भी देखा था कि अर्ली जो पीरियड था उसमें सिर्फ जन आया था, बट यहाँ पे जनपद आ गया था। जनपद यानी पूरी टेरिटरी आ गई थी। उस वक्त सिर्फ लोगों से ही डिसाइड किया जाता था, अब यहाँ पे जनपद आ गए। जनपद यानी एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पे टेरिटरीज डिसाइड होने लग गई। जैसे अगर कुरु ये एक जनपद बनता है, तो कुरु में पुरुष और भारत जो है, ये दोनों लोग मिलके, इनके वंश मिलके ये कुरु का पूरा एरिया बनता है। तो ऐसे एरिया बनने लगे, पांचाल बनने लगे, काशी एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे जनपद अभी
दिखने लगे थे। विंध्यन माउंटेन जो है वो सबसे साउथ का एरिया था इस रीजन का, अगर हम देखते हैं तो सबसे साउथ, यहाँ पे आपको दिख रहा है विंध्या लिखा हुआ। सो ये जो विंध्या लिखा है, जो कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया है, पूरा मध्य प्रदेश में विंध्यन रेंजेस। सो यहाँ तक का रीजन उस वक्त यहाँ पे इंसान रहता था, तो ये सबसे साउथ का पोर्शन माना जाता है इंसान का, इसके नीचे तक इंसान उस वक्त गया नहीं था। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि ये पूरा जो रीजन है इसको 3 एरिया में डिवाइड किया गया था। एक था सबसे ऊपर का जिसको नॉर्दर्न एरिया को आर्यवर्त कहा जाता है, ये पूरा जो ऊपर का एरिया इसको आर्यवर्त कहा जाता है। उसके बाद थोड़ा सा अगर मिडल का हम एरिया देखते हैं तो इसको मध्य देश कहा जाता है, मध्य देश जो कि सेंट्रल का एरिया आता है। और सबसे नीचे दक्षिणापथ या फिर दक्षिणापथ कहा जाता है, जो कि सदर्न एरिया माना जाता है, सबसे नीचे का एरिया। ऐसे 3 हिस्सों में ये पूरा लेटर वैदिक पीरियड जो है ये बटा हुआ था। सो ये जो पूरा है ये ज्योग्राफिकल एरिया है जो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नदियाँ यहाँ पे दी हुई है, आपको मैप पे मार्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है दैट इज एक्सपांशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, ये यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड का एक्सपांशन कैसे हुआ? पहले इंसान अर्ली वैदिक में यहाँ तक ही रहता था, बाद में धीरे धीरे एक्सपांड कैसे होते गया, ये कुछ आइडिया अब हम लेंगे। तो एक्सपांशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड ये यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि आपका सेकंड टॉपिक होता है। सेकंड टॉपिक में आपको ये भी बता दूं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ लेटर वैदिक पीरियड जो है ना, सो इज बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट। सो ये पूरा यानी यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ऋग्वेद जो है ये लिखा गया और इसका ये सोर्स हमें मिलता है अर्ली वैदिक पीरियड का, बट लेटर वैदिक पीरियड के लिए वो वैदिक टेक्स्ट है जो आफ्टर ऋग्वेद लिखे गए। ऋग्वेद के बाद भी काफी सारी चीजें लिखी गई और यही एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए जो लेटर वैदिक पीरियड का हमें मिलता है। उसके साथ आपको ये भी बता दूं कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स हो गया या फिर मंत्र हो गया, मंत्रा भी कहा जाता है। तो मंत्र जो है वेद में जो मंत्र लिखे हैं उसको संहिता कहा जाता है, याद रखेगा, संहिता यानी मंत्र जो वेद में लिखे गए। ऋग्वेद संहिता एक है, ये सबसे ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट मानी जाती है ना, तो सबसे ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट जो है ये है ऋग्वेद संहिता। उसके बाद सामवेद संहिता। सो सामवेद जो है ये क्यों लिखा गया? तो सामवेद फॉर पर्पज ऑफ रेसिटेशन द प्रेयर्स ऑफ ऋग्वेदास वर टू सेट टू ट्यून, है ना। सो रेसिटेशन का मीनिंग होता है कि रिपीट करना किसी चीज को। अब एक ही एक कुछ 2 लाइन लिखी है, उसको हर बार आप रिपीट कर रहे हो तो उसको कुछ ट्यून मिलनी चाहिए, उस ट्यून के साथ आप उसको रिपीट करोगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा सुनने में भी। तो इसीलिए सामवेद संहिता जो है उसमें ट्यून लिखी गई कि किस तरह से ये गाया जाएगा। उसके बाद यजुर्वेद संहिता आई। यजुर्वेद संहिता जो है उसमें हिम्स एंड रिचुअल्स लिखे गए, वहीं पे कुछ मंत्र लिखे गए हैं ये यजुर्वेद में और कुछ रिचुअल्स लिखी गई है, यानी कुछ यहाँ पे रीति रिवाज लिखे गए हैं या फिर किस तरह से पूजा की जाएगी ये सब यहाँ पे लिखा जाता है यजुर्वेद में। अथर्ववेद संहिता जो है यानी यहाँ पे देखिए पूजा, यहाँ पे यज्ञ यज्ञ सब आ जाता है। अथर्ववेद जो है उसमें चार्म्स एंड स्पेल्स ऑफ टू वॉर्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीज, है ना। तो यहाँ पे समझ जाइए कि कुछ जादुई फॉर्मूलेज लिखे हैं, उसके साथ साथ डिजीज को ठीक कैसे किया जाए या फिर भूतों से या फिर ऐसी बुरी आत्माओं से खुद की रक्षा कैसे की जाए, वो सब चीजें अथर्ववेद संहिता में लिखे हुए। इस तरह से 4 वेद बनते हैं। पहला वेद जो है सबसे पुराना वो ऋग्वेद माना जाता है, उसके बाद सामवेद आता है ना, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, उसके बाद यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो ये ऋग्वेद में तो प्रेयर्स दिए, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो इस तरह से 4 वेद हमने देखे। उसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ टेक्स्ट मिले जैसे कि ब्राह्मणास। सो ब्राह्मण यानी क्या? तो ब्राह्मण यानी कंपोजिशन ऑफ सीरीज ऑफ टेक्स्ट, है ना। तो जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं वो पूरी जो कंपोज की गई है उसको कहा जाता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण यानी जितनी टेक्स्ट लिखी गई है वो पूरी मिलके ब्राह्मण। सो ये सब हो गया ब्राह्मण। ब्राह्मण आपको इसका मीनिंग पता चल गया, ब्राह्मणास यानी क्या होता है। उसके साथ साथ ऑल दीज वेर कंपाइल्ड इन अपर गंगेटिक बेसिन इन 1000 to 500 BC। ये जो यहाँ पे टाइम स्केल हमने ली हुई है ये आपके ओल्ड एनसीईआरटी से ली है, और ओल्ड एनसीईआरटी में जो टाइम स्केल दी है यही यहाँ पे कंसिडर करना आपको जरूरी है फॉर योर एग्जाम्स, है ना। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको जरूरी है। तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट यहाँ पे जो भी लिखा है उससे अच्छा आप किसको फॉलो करोगे? सो 1000 से 500 BCE इतने एरिया को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं एज पर ओल्ड एनसीईआरटी। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि हमने देखा था पिछला जो पीरियड था अर्ली वैदिक उसको ऑकर कलर पॉटरी कल्चर कहा जाता है। तो ये जो पीरियड है इसको पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है, ये याद रखेगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पेंटेड ग्रे वेयर जो है वो यहाँ पे इस तरह की पॉटरीज दिखती थी, यहाँ पे दिखा देता, तो इस तरह की पॉटरीज थी, पेंटेड था, ग्रे कलर यहाँ पेंट किया जाता था। ऑकर कलर जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में हमको दिखे, तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात ये है कि जो लोग थे वो यहाँ अर्दन बाउल्स जो है ना, तो अर्थन बाउल्स का इस्तेमाल करते थे, डिशेस का इस्तेमाल करते थे जिसको पेंट
ग्रे पॉटरी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे पेंटेड ग्रे पॉटरी ऐसे इस तरह के पूरे उन्होंने पॉट्स बनाए थे। उसके अलावा लोग यहाँ पे आयरन के वेपन्स यूज करते थे, ये याद रखिएगा। लेटर वैदिक पीरियड में आयरन के वेपन्स इंसान को पता चल चुके थे और इंसान यहाँ पे आयरन वेपन्स का इस्तेमाल करता था, ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि वो एक्सपांड हो चुके थे पंजाब से लेके तो वेस्टर्न यूपी तक, जैसे कि मैं आपको मैप में ऑलरेडी बता चुका हूँ। पंजाब से लेके तो वेस्टर्न यूपी तक ये पूरा जाते हुए दिखता है इनका पीरियड। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इट कवर्ड गंगा यमुना दोआब। तो गंगा यमुना दोआब यानी वही कि गंगा और यमुना के बीच का जो पोर्शन है उसको दोआब कहा जाता है, गंगा और यमुना का। सो यहाँ पे आपको गंगा दिख रही है और ये यमुना दिख रही है, तो इनके बीच का जो पोर्शन है ये पूरा यहाँ पे कवर किया गया है। ये पूरा बीच का पीरियड जो पोर्शन है इसको गंगा यमुना दोआब कहा जाता है, तो ये पूरा यहाँ पे कवर किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं थोड़ा डिटेल में, जैसे कि भरत और पुरु थे। तो भारत और जो पुरु, ये ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ये मेजर ट्राइब्स मानी जाती है, सबसे बड़ी ट्राइब्स। तो भारत जो थे ये तो जीत गए थे वो, और फिर भी पुरुष जो थे वो इनके बाद सबसे महान माने जाते हैं, सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं ये दोनों यहाँ पे कंबाइन हो गए और उन्होंने कंबाइन होके बनाया था कुरु नाम का एरिया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इन द बिगिनिंग दे लिव बिटवीन सरस्वती एंड दृशादवती। सो ये दृशादवती ये जो रिवर थी और सरस्वती रिवर थी, इसके बीच में ये लोग रहते थे स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे इनका जो एरिया था यहाँ बढ़ने लगा। देखिए कुरु आपको ये एरिया दिख रहा है। सो पहले इधर साइड वो रहा करते थे जिधर भी हो, फिर इधर से वो आगे बढ़ते गए। सो ये सब चीजें हमको यहाँ पे पता चलती है इनके बारे में। कुरुज जो है दे ऑक्यूपाइड डेली एंड अपर पोर्शन ऑफ दोआब। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दोआब के ऊपर का पोर्शन और डेली वाला पोर्शन जो है ये कुरु बनता है आज का। ओके, सो यहाँ पे ही ये भारत और ये जो थे ये बने थे। ये एरिया को कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है या फिर लैंड ऑफ कुरुज भी कहा जाता है। ग्रेजुअली दे कोलैस्ड विथ पांचालास। तो कोआलिस्ट यानी वही कि इनके साथ भी आके मिल गए, तो पांचालास के साथ भी मिल गए, यानी कुरुक्षेत्र जो है वो कुरु जो है वो पुरु और भारत को मिलके बना। उसके बाद पांचाल के साथ भी मिल गए। इस तरह से ये रीजन धीरे 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 एक्सपांड होते गया। देख रहे हैं आप, पांचाल है, कुरु तक आ गए, फिर पांचाल तक आ गए। तो ये ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, ये चीजें हमको यहाँ पे पता चलती है। उनको मिडल पोर्शन जो है दो आपका वो मिलने लगा इसके बाद, है ना। पांचाल के साथ देखिए पहले ये जो दोआब है इसके ऊपर के पोर्शन पे आ गए, फिर इसके मिडल के पोर्शन पे पांचाल के साथ वो लोग पहुंच गए इस दोआब के। तो दो नदियों के बीच का एरिया यानी दोआब। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी जो है कुरु पांचाल की, वो दिल्ली के ऊपर एंड अपर एंड मिडल पार्ट ऑफ दोआब पे बन गई थी, है ना। तो दिल्ली पे आई, उसके साथ साथ अब कहाँ तक फैल गए, यहाँ पे है, दिल्ली साइड में है, पांचाल में है। तो इस तरह से ये बढ़ने लगे, तो इनका एरिया जो है वो एक्सपांड होने लगा धीरे धीरे। और इनका जो कैपिटल था वो हस्तिनापुर जो है, जो मेरठ में आता है, वहां पे इनका कैपिटल बन गया। हस्तिनापुर का नाम आपने सुना है, मुझे पता है कहाँ सुना है, महाभारत में आपने हस्तिनापुर का नाम सुना हुआ है। सो आपको ये कोई नई कहानी नहीं है हस्तिनापुर वाली। सो इसी वक्त एक एपिक जिसका नाम है महाभारत, ये यहाँ पे लिखा गया। और ये जो महाभारत था इसमें आपको बता दूं कि अराउंड 950 बीसी के टाइम पे ये महाभारत लिखा गया था। महाभारत जो लिखा गया था उसमें ये लिखा है कौरवाज और पांडवाज के बीच का होने वाला युद्ध, ये दिखाया गया है महाभारत में। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि दोनों भी कहाँ के थे, तो दोनों कुरु क्लैन के हुआ करते थे। तो ये जो कुरु है ये कुरु एरिया के ही दोनों थे, जहाँ पे एक पांडव थे और एक कौरव थे, और इनके बीच का युद्ध जो है वो महाभारत में दिखाया गया। और एज ए रिजल्ट कुरु क्लैन जो है ये पूरा खत्म ही हो गया। बाद में आपने देखा युद्ध में जीत जाते हैं जो पांडव होते हैं, वो कौरव तो वहीं पे खत्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे पांडव भी राज्य नहीं कर सके। आपने महाभारत की आपको कथाएं तो पता ही है। सो पांडव को भी वो राज्य नहीं मिल सका था, तो कुरु क्लैन था वो पूरी तरह ही खत्म हो गया, पूरी तरह ही वाइप्ड आउट हो गया था। सो ये महाभारत जो है ग्रंथ है इसी टाइम पे लिखा गया। उसके साथ साथ रामायण यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रामायण महाभारत ये दोनों ऐसे ग्रंथ माने गए जो कि बहुत पुराने एक तरह के ग्रंथ है, जिसमें जिसको हम एपिक कहते हैं। एपिक यानी महाकाव्य। महाभारत और रामायण ये एक महाकाव्य है ये दोनों। तो इसमें आपको ये भी बता दूं कि जो महाभारत है ये वेदव्यास ने लिखा था और जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो ये दोनों यहाँ पे लिखे गए हैं। बट सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि महाभारत के पहले भी रामायण लिखा गया, इसलिए इसको आदि काव्य भी कहा जाता है। तो महाभारत के पहले रामायण भी लिखा गया था। सो इसी टाइम की बातें हैं कि ये सब ग्रंथ यहाँ पे लिखे गए, ये सब यहाँ महाकाव्य लिखे गए। सो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें कुछ जितनी भी एक तरह से हम देखते हैं तो उस टाइम की जो सोसाइटी है या उस टाइम का जो भी चीज है इसका पूरा हमें जानकारी देती है। सो महाभारत
जो है ये एक बहुत बड़ी किताब है और इसी का छोटा सा हिस्सा बनता है भगवत गीता। तो भगवत गीता सिर्फ कॉन्वर्सेशन है एक श्री कृष्ण और अर्जुन या फिर सिर्फ वॉर के टाइम के, तो ये चीजें होती है। तो महाभारत ओवरऑल पूरा है। सो ऐसे महाकाव्य इस वक्त लिखे गए। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि हड़प्पा के टाइम पे हमें दिखता था कि बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था घर बनाने के लिए, यहाँ पे कहीं भी बर्न ब्रिक का इस्तेमाल होते हुए नहीं दिखा है। उसके साथ साथ मड के स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे यूज करते थे ये लोग घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए इनके घर जो होंगे वो मिट्टी के बने हुए घर होंगे, एक तरह से मड के घर होंगे। तो ये लोग कहीं भी अगर हम देखते हैं सो इन लोगों के घर हमें बहुत ज्यादा कोई पक्के ईंटों के बने हुए नहीं दिखते। हस्तिनापुर जो था, यहाँ पे फ्लड आ गया और ये पूरी तरह खत्म हो गया हस्तिनापुर, ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि हस्तिनापुर के बाद ये धीरे धीरे कोशाला जो है यहाँ पे बढ़ने लगे। सो धीरे धीरे ये लोग आगे आगे बढ़ने लगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हस्तिनापुर यहाँ पे खत्म होते हुए दिखता है, तो इसीलिए फिर ये लोग आगे कोशाला की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमें पता चलता है। कौशंबी की तरफ बढ़ते हैं, कौसाला की तरफ बढ़ते हैं, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो कौशंबी याद रखें, कौशंबी की तरफ ये लोग बढ़ते गए जैसे जैसे हस्तिनापुर ये खत्म होते गया। और कौशंबी कहाँ पे आता है? तो कौशंबी इलाहाबाद के पास आता है। सो अब हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज लेटर वैदिक पीरियड का, दैट इज द पेंटेड ग्रेवियर आयरन फीड्स कल्चर, है ना। तो आप तो जानते हैं यहाँ पे आयरन वाज डिस्कवर्ड और आयरन का इस्तेमाल होता था और लेटर वैदिक इकोनॉमी भी इसके साथ ही जुड़ी हुई। तो ये सब हम चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। तो पेंटेड ग्रेवियर क्या है क्या नहीं, ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखते हैं आयरन फेज कल्चर कैसा था। तो अराउंड 1000 BC आयरन अपीयर्ड इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक। कर्नाटक में धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आयरन पहली बार दिखता है। कुछ टाइम सेम टाइम आयरन यूज्ड इन गांधार। गांधार जो है जो आज पाकिस्तान में है, ईस्टर्न पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, इसी टाइम पे ही आयरन का इस्तेमाल भी किया जाता था। ये भी चीजें हमको यहाँ पे पता चलती है। तो इंसान यहाँ पे आयरन का इस्तेमाल करता था। आयरन के जो इंप्लीमेंट्स थे इंसान के, ये भी आपको बता देता हूँ कि आयरन इंप्लीमेंट्स बरीड विथ डेड बॉडीज, ये भी हमें दिखे। तो आयरन के जितनी भी शस्त्र थे या जो भी औजार हुआ करते थे उसको डेड बॉडी के साथ जला दिया जाता था। तो यहाँ पे ये एक और चीज थी, आग का बहुत ज्यादा महत्व था। तो यहाँ पे डेड बॉडीज जलाना भी इंसान ने शुरू कर दिया था एक तरह से देखेंगे तो। और आयरन वेपन्स जो है वो यूज भी किए गए, ऐसा हमको वेस्टर्न यूपी में जो कुछ मिली है, कुछ एक्सकेवेशन के दौरान कुछ रेमिनेंट्स मिले उसमें ये पता चलता है। 800 BC के बाद के है वो, ये भी पता चलता है। आयरन जो है ये यूज किया जाता था फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट की हम बात करें तो बहुत घना जंगल था। तो ये इतना घना जंगल के एरिया में ये लोग धीरे धीरे आ रहे थे, तो इतने घने जंगल को साफ करने के लिए इनको आयरन का इस्तेमाल लगेगा, क्योंकि आयरन जो है उसके कारण ही अच्छे अच्छे टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स आप बना पाओगे जिससे फॉरेस्ट क्लियर आप इजीली कर पाओगे, ये भी हमें पता चलता है। तो लोहा जो था इनके लिए बहुत काम की एक चीज बन चुकी थी। और उसके साथ साथ वेरी फ्यू एग्रीकल्चर टूल मेड फ्रॉम आयरन। आयरन से बहुत कम टूल्स बनाए जाते थे एग्रीकल्चर के। तो एग्रीकल्चर के लिए आयरन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, जबकि प्लोइंग जो है वो भी वुडन प्लोशेयर से की जाती थी। ऐसी भी इंफॉर्मेशन हमें वेद में मिलती है। वेद में लिखा हुआ है आयरन से नहीं तो यहाँ वुड प्लोशेयर से यूज होता था। तो प्लोइंग जो है वो वुड से होती थी। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये वुड का बना हुआ है और इससे यहाँ पे एक तरह से ये हल है जिससे यहाँ पे की जा रही है खेती। सो अब खेती का नाम आ ही गया है तो चलिए खेती की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड के लोगों का एग्रीकल्चर किस तरह का था। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो जीने का इनका साधन था वो था एग्रीकल्चर, यानी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है, चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो खेती कीजिए और जिंदा रहिए, उसी पे आप लोग डिपेंड थे। प्लोइंग जो है इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लोशेयर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, नॉट इनफ बुलक्स, इनके पास बुलक्स जो है, बैल जो है ये ज्यादा नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे ये लोग बलि चढ़ाते थे बैलों की। तो ये सब चीजें चलती है, बट कम थे, बट यहाँ पे ये सब किया जाता था। उसके साथ साथ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जनक जो है और जो बलराम है उनको प्लो के साथ दिखाया। ऐसा माना जाता है कि जो जनक राजा थे, जो सीता के पिताजी माना जाते हैं या फिर राम जी जो थे उनके ससुर माने जाते हैं, जनक। सो जनक ये राजा होके भी ऐसा पता चलता है कि वो भी, उन्होंने भी थोड़ा सा अपना हाथ बटाया था यहाँ खेती करते वक्त। सो जनक ने भी शायद ये सब किया है, ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बड़े बड़े जो लोग थे वो भी कुछ टाइम तक खेती से जुड़े हुए थे, वो बिल्कुल डरते नहीं थे नॉर्मल लोगों के साथ आके खेती करने में। सो ये सब भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। उसके साथ साथ बलराम जो कि श्री कृष्ण के भाई है, बलराम के जो है उनका भी मेन जो ये है इम्प्लीमेंट जो या मेन जो टूल था उनका बलराम का, वो हल है। सो हल जो है
ये यही चीज दर्शाता है कि ये बड़े बड़े जितने भी लोग भी होंगे, जो राजा भी होंगे, वो भी कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए थे। बट धीरे धीरे प्लोइंग जो है ये प्रोहिबिट कर दी गई फॉर अपर वर्नास। तो बड़े जो वर्ण के लोग थे उनको धीरे धीरे प्लोइंग जो है ये करने से रोक दिया गया। बट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमें पहले के दिखे। उसके साथ साथ यहाँ पे सेटल्ड लाइफ जो थी ये बहुत दिखती है इस टाइम पे। यानी पहले इंसान यहाँ से वहाँ घूमते रहता था, अभी एक सेटल्ड लाइफ यहाँ पे जीने लगा इंसान। पीजेंट जो था वो कुछ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर, क्योंकि पीजेंट्स यहाँ बाकी एक्टिविटीज में भी एंगेज रहते थे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा टाउन की जो बढ़ना था, टाउन का जो डेवलपमेंट होना था वो यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पे भी कुछ जैसे अर्बन, बहुत हड़प्पा में जैसा अर्बनाइजेशन था वैसा नहीं था, यहाँ भी टाउन्स ही थे। बट टाउन्स का भी विकास बहुत अच्छा नहीं हो पाया। बार्ले जो है, बार्ले को इस वक्त इंसान प्रोड्यूस किया करता था, ऐसे भी हमें यहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। राइस एंड व्हीट जो है वो इंसान का चीफ क्रॉप रहते थे। तो या चावल हो गया और जो गेहूं हो गई, ये इंसान इस वक्त इसकी जो फसलें है वो लिया करता था। उसके साथ साथ व्हीट जो है ये मेनली पंजाब और वेस्टर्न यूपी में बनाया जाता था। राइस जो है इसको वृथी कहा जाता है, वैदिक टेस्ट में इसका नाम वृथी करके लिखा है। और हस्तिनापुर और फिर अत्र अतरंजी खेड़ा करके जगह है, हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा जो है, यहाँ पे राइस ज्यादातर लिया जाता था, जिस तरह से व्हीट पंजाब और वेस्टर्न यूपी में प्रोड्यूस किया जाता था। ये एग्रीकल्चर था इनका, जो हमें बहुत एक अलग ही एक पिक्चर हमारे सामने दिखाता है। उसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है कॉपर। तो लेटर वैदिक पीरियड आयरन का इस्तेमाल तो किया जाता था, बट कॉपर का भी काफी पैमाने में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं कॉपर क्या करते थे। फैमिलियर विद कॉपर, तो कॉपर से इंसान का पहले से ताल्लुक है, पहले से नाता है, जब से वो इंसान चालकोलिथिक एज में था। तो ये लोग कॉपर के भी फैमिलियर थे ही। उसके साथ साथ वेस्टर्न यूपी और बिहार जो है, वहां पे कॉपर का सबसे बड़ा यहाँ पे यूज किया जाता था। और कॉपर जो है वो माइंस जो है कॉपर की, पहले भी आपको बता चुका, खेतरी करके जो माइंस है राजस्थान में, वहां से कॉपर लाया जाता था। और यहाँ पे फर्स्ट मेटल जो है वो वैदिक पीपल ने जो यूज किया था वो कॉपर ही है, जैसे कि आप सब जानते हैं। उसके साथ साथ कॉपर का इस्तेमाल वॉर और हंटिंग में भी होता था। तो वॉर के लिए कुछ भी आपको वेपन्स बनाना है या हंटिंग करना है, उसके लिए जो भी आपको वेपन्स बनाना है उसमें भी कॉपर का इस्तेमाल होगा। ऑर्नामेंट्स बनाने भी कॉपर का इस्तेमाल होगा। उसके साथ साथ वीविंग जो होता है वुमेन बहुत ज्यादा करती थी इस टाइम पे। ये जो पोर्शन है ये कॉपर में नहीं आना चाहिए, ठीक है, हम इसे अलग से यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो ये कॉपर वाला पोर्शन नहीं है। हम इसे मटेरियल लाइफ कह सकते हैं। तो मटेरियल लाइफ में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऑक्यूपेशन या मटेरियल लाइफ जो भी है जिसको हम कहेंगे, तो इसमें वीविंग करती थी वुमेन बहुत ज्यादा। वुमेन का काम था वीविंग करना। उसके साथ साथ लेदर वर्क करना, पॉटरी, कारपेंटर, ये सब में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ था। लेदर का भी बहुत अच्छे से काम किया जाता था। ज्वेल वर्क जो है ये भी बहुत अच्छे से किया गया है, यहाँ पे जो ज्वेलरीज बनाना हो गया। उसके साथ साथ 4 टाइप ऑफ पॉटरी यहाँ पे मिलती है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर। लास्ट टू मोस्ट पॉपुलर है यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर। तो इतनी तरह की मिलती है, बट मेनली अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा कल्चर दिखता है पेंटेड ग्रे वेयर के तरफ हमें। तो इस तरह से पॉटरीज भी यहाँ दिखती है। और दे यूज्ड फॉर रिचुअल्स एंड ईटिंग और फॉर बोथ, है ना। जो भी प्रथाएं है, अगर आपको वो यज्ञ के लिए लग रही है तो उसके लिए यूज होगा, पूजा के लिए यूज होगा, या जो भी आपकी जितनी भी चीजें उसके लिए यूज किया जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पॉटरी वॉटरी ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा पूजा के लिए। और ऐसा भी हो सकता है खाने के लिए भी ये लोग इस्तेमाल तो करते ही थे, खाने के लिए तो इंसान करेगा ही। ये सब चीज़ें भी यहाँ पे पता चलती हैं इनके मटेरियल लाइफ में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज हाउसेस एंड टाउन्स। तो आज का आखिरी टॉपिक होगा ये, और अगली जो जितने टॉपिक है वो हम हमारे अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हाउसेस एंड टाउन्स देख लेते हैं इनके वक्त के किस तरह के थे। हाउसेस एंड टाउन्स में आपको सबसे पहले बता दूं कि ये मड ब्रिक के हाउसेस हुआ करते थे। उसके साथ साथ वैटल हाउस को हम बेत का वाड़ा भी कह सकते हैं। तो बेत जो है बेंत, उससे बना हुआ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हाउसेस कैसे थे, आपको समझ ही जाएगा। तो मड और दाऊब जो हाउसेस बनाए जाते थे, इस तरह के हाउस होते थे। ओके, ये बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। ये हाउसेस थे इनके, जहाँ पे ये लोग रहा करते थे, इसी तरह के हाउसेस मिले। उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर थे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, आप अभी देख चुके हो। स्ट्रक्चर जो है बहुत नॉर्मल से है। उसके साथ साथ जो वर्ड है दैट इज नगर, मेंशन्ड इन वैदिक बुक। तो नगर हुआ करते होंगे, ये वर्ड यूज करते थे शायद इंसान जहाँ रहता है उस चीज के लिए। तो नगर इस वक्त हुआ करता था। हस्तिनापुर और कौशंबी जो है ये उस वक्त के टाउन माने जाते हैं, सबसे फेमस टाउन हस्तिनापुर और कौशंबी।
और भी देखते हैं कि दे मे बी कॉल्ड प्रोटो अर्बन साइट्स है ना, तो प्रोटो अर्बन साइट्स इनको कह सकते हैं। पूरी तरह टाउन भी नहीं दिख रहे, बट एक तरह से थोड़ा सा पूरी तरह अर्बन भी नहीं दिख रहे, पूरी तरह उसका शहरीकरण हुआ ऐसा भी नहीं दिख रहा है, इसलिए प्रोटो अर्बन साइट उनको हम कह सकते हैं। एग्रीकल्चर जो है ये मेन ऑक्यूपेशन था उस वक्त, और लाइफ जो थी ये पूरी तरह से सेटल थी इंसान के। इस तरह से उनके घर और टाउन्स हुआ करते थे, सेटल्ड लाइफ जहाँ पे दिखती थी हमें। सो ये जो था ये पहला पोर्शन था हमारा। तो ये जो वीडियो था इसमें हम कौन कौन से टॉपिक आज हमने कवर किए वो देखते हैं, और अगले वीडियो में हम कौन कौन से कवर करने हैं वो भी देख लेते हैं। सो आज हमने एक्सपांशन इन लेटर वैदिक पीरियड देख लिया, हमने जोग्राफिकल एरिया पढ़ लिया, हमने पेंटेड ग्रेवियर आयरन फेज कल्चर देख लिया, लेटर वैदिक इकोनॉमी देख ली, उसके साथ साथ हमने एग्रीकल्चर किस तरह का था इनका ये देख लिया, कॉपर का इस्तेमाल किस तरह से किया गया, मटेरियल लाइफ क्या थी इनकी ये भी हमने देख लिया, हाउसेस और टाउन्स जो है ये भी हमने आज देख लिया। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें हम इतने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करने वाले, दैट इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, गॉड्स, रिचुअल्स एंड फिलोसॉफी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है सेकंड पार्ट, आपको जान के बहुत ज्यादा मजा आएगी, ये मेरी गारंटी है। सो इस तरह से हम लोगों का ये लेक्चर रहा, जो कि 11th लेक्चर था हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज, और जिसमें हमने लेटर वैदिक पीरियड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया। सो इसी तरह हम मिलते रहेंगे हमारे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और आपको ये मैं बता दूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। फॉलो और लाइक करें मेरे पेजेस को फेसबुक पे, श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन, ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलते रहे। मेरे बारे में जानकारी चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी। कुछ मेल करना चाहो तो आप shreyasbadi@gmail.com पे मुझे मेल करते हो। तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।